हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिण क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश जी। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं पेपर 2 ऑफ जेईई एडवांस 2020। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, टोटल केमिस्ट्री में पेपर 2 में 18 क्वेश्चन थे, जिसमें से केवल फिजिकल केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन थे। राइट, तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, स्लाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, in the chemical reaction between stoichiometric quantity of KMnO4 and Ki in weakly basic solution, what is the number of moles of I2 released for 4 mole of KMnO4 consumed। तो ये एक मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था। इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल गिवन है, KMnO4 और Ki की रिएक्शन से आयोडीन वहां पर बन रहा है मीडियम के साथ बेसिक। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक मीडियम में KMnO4 में मैग्नीज +7 से कहां तक रिड्यूस होता है, +4 तक रिड्यूस होता है MnO2 अगर बनता है। अगर ये आपको पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो KMnO4 या सिंपली लेना बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग MnO4 माइनस प्लस I माइनस की रिएक्शन से क्या बन रहा है, I2 प्लस Mn4 प्लस। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बैलेंसिंग के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पर कितने कितने मोल्स KMnO4 एंड I माइनस एंड I2 एंड Mn4 प्लस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 7 से +4 तक जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन। और I माइनस I2 में जा रहा है तो कितना, यहाँ पर 2I माइनस से कितना 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन फ्लो को बैलेंस कर दें तो इक्वेशन आपकी अपने आप ही बैलेंस हो जाती है। तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस से क्या बनेगा 3I2 प्लस 2Mn4 प्लस या 2MnO2 भी आप लिख सकते हैं। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो गई है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट बैलेंस नहीं हुआ है, वैसे आपको कंप्लीट बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही रिलेशन पूछा गया है। अगर वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते तो हम कंप्लीट बैलेंसिंग भी कर देते, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही बैलेंसिंग आप करके यहाँ पे इन जो भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं उनके नंबर्स को यहाँ पर ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर 2 मोल ऑफ MnO4 माइनस है तो यहाँ पे 6 मोल ऑफ I माइनस कंज्यूम होगा, 3 मोल ऑफ I2 प्रोड्यूस होगा एंड 2 मोल ऑफ Mn4 प्लस या MnO2 प्रोड्यूस होगा। अब आपको बोला है 4 मोल ऑफ KMnO4 अगर लिया तो यहाँ पे 2 मोल से कितना मोल आयोडीन, 3 मोल बनता है। तो 4 मोल से कितना बनेगा, 6 मोल आयोडीन आपका बनने वाला है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स से गिवन है, थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट आर करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो रिएक्शन आपको गिवन है, तो जो रिएक्शन है वो SN1 वाली रिएक्शन है, और हमें पता है जो SN1 वाली रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। राइट, तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ चेक करना है वो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करने होंगे। तो आपको जो ग्राफ गिवन है वो T हाफ का कंसंट्रेशन के साथ, इनिशियल रेट का कंसंट्रेशन के साथ, Q/P0 एंड P/P0 का टाइम के साथ ग्राफ गिवन है। तो 1 बाय 1 हम बात करें तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर जो T हाफ होता है वो T हाफ कितना होता है, 0.693/K के इक्वल होता है। तो मींस ये जो हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। तो इन्होंने बोला है T हाफ कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगा, तो ये बिल्कुल सही ग्राफ है। सेकंड बोला है जो इनिशियल रेट है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगी। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट की बात करें तो रेट क्या होगा, K इंटू कंसंट्रेशन पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी तो यहाँ पर रेट भी चेंज होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट। ये वाला ग्राफ क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड ग्राफ की बात करें, थर्ड ग्राफ जो आपको गिवन है Q/P0 का टाइम के साथ गिवन है। तो Q क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और P0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकालना चाहें और इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जब यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इनिशियल कुछ कंसंट्रेशन था, राइट, उसमें से कुछ कंसंट्रेशन चेंज होगा X, और X ही यहाँ पर प्रोड्यूस होगा बिकॉज 1:1 का रेशियो है। तो ये X आपको निकालना है। तो अभी हम क्या करें, हमें पता है कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन Ct क्या होता है, C0 e⁻⁻kT के बराबर होता है। राइट, तो ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे आपको कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ होगा, तो P0 माइनस X किसके बराबर होगा, यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे PT से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको आप कैसे ले सकते हैं, P0 माइनस X इक्वल टू C0 e⁻
Kt के सॉरी P नॉट e पावर Kt, इसको Pt एंड C नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर P नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन e पावर माइनस Kt, तो ये क्या हो गया यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x क्या होगा यहाँ पर, x किसको यहाँ पे Q को हम बता रहे हैं, Q किसके बराबर P नॉट माइनस P नॉट पावर e पावर माइनस Kt के बराबर। तो यहाँ से P नॉट कॉमन ले लीजिए, Q अपॉन P नॉट किसके बराबर होगा 1 माइनस e पावर माइनस Kt के बराबर। तो Q अपॉन P नॉट का आपको किसके साथ ग्राफ ड्रॉ करना है, T के साथ। तो जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है वो इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Q अपॉन P नॉट का ग्राफ अगर आप टाइम के साथ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये वाला ग्राफ भी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। फोर्थ की हम बात करें P अपॉन P नॉट, तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूले की बात करें तो K क्या होता है 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट T टाइम, राइट। यहाँ पे जो P बोला है T टाइम पर ये कंसंट्रेशन बोला है, तो P नॉट अपॉन P यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम बात करें KT इक्वल टू 2.303 लॉग P नॉट अपॉन P, इन्होंने ln के टर्म में ग्राफ गिवन है तो KT कितना हो जाएगा ln P नॉट अपॉन P। आपको जो ग्राफ गिवन है वो P अपॉन P नॉट की टर्म में, तो इसको इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस KT इक्वल टू ln P अपॉन P नॉट। तो ln P नॉट P अपॉन P नॉट का अगर आप यहाँ पे T के साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा होगा, यहाँ पे इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। यहाँ पॉजिटिव स्लोप गिवन है तो ये D ग्राफ भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो केवल फर्स्ट वाला ग्राफ ही यहाँ पर करेक्ट होगा। हालांकि क्या जो क्वेश्चन था वो मल्टीपल चॉइस है, बट इसमें आंसर क्या है, केवल फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो आयनिक इक्विलिब्रियम से और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो ग्राफ आपको गिवन है यहाँ पे पीएच का वॉल्यूम ऑफ NaOH के साथ बोला गया है अ सॉल्यूशन 0.1 मोल ऑफ वीक बेस टाइट्रेटेड विद 0.1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HA, the variation of pH of solution with the volume of HA added is shown in the figure below. What is the pKb of the base? तो आपको बेस का pKb बताना है। तो अगर हम यहाँ पे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करें तो वीक बेस का यहाँ पे क्या किया गया है, न्यूट्रलाइजेशन किया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप कंसीडर कर लीजिए कि HCl यहाँ पर है, तो क्या बन जाएगा NH4Cl प्लस H2O, राइट। तो अभी यहाँ पे ग्राफ क्या है, इनिशियली जब वीक बेस है तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। जब आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप तो पीएच क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक रेंज की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि पीएच ड्रास्टिकली क्या हो रहा है, बेसिक से एकदम से एसिडिक रेंज में आ रहा है। तो इस पॉइंट पर ही क्या होगा, कहीं ना कहीं पर इसका इक्विवेलेंट पॉइंट आया होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा। तो अगर हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात करें कब हुआ है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है 6 ml, तो 6 ml पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। बट किस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन पे पीएच क्या है वो यहां से आपको क्लियर पता नहीं लग रहा है। बट ये अगर हम देखें कि हाफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, जब यहाँ पे आपने 6 ml मिलाया तो पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 3 ml रखते हैं तो वहां पे हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो चुका होगा। तो यहाँ पर वीक बेस का हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पीएच गिवन है कि हाफ न्यूट्रलाइजेशन में जो पीएच है पीएच एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन कितना दे रखा है आपको 11, तो pH 11 दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पर वीक बेस का हाफ न्यूट्रलाइजेशन कर दें, यानी हाफ न्यूट्रलाइजेशन में जितने मोल्स हैं उसके आधे मोल्स खत्म हो जाएं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, राइट। तो जब हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है, सपोज इनिशियली इसके मोल्स 1 है, आपने हाफ न्यूट्रलाइज कर दिए तो A में से कितना कम होगा A/2, HCl मिला के इतने मोल्स HCl के मिलाए A/2 मोल्स मिलाए तो ये आधा न्यूट्रलाइज हो गया, ये आधा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो कितना बनेगा NH4Cl A/2 बनेगा। तो ये A/2 है और ये भी A/2 है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन आपको गिवन था, जब हाफ न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वहां पे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, वीक बेस और उसका सॉल्ट यानी बफर बनेगा। तो बफर का पीओएच कितना होगा pKb प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस। तो इससे आप इसका पीओएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का मोल्स बराबर है, सॉल्यूशन में दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, तो हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पर पीओएच किसके बराबर, पीकेबी के बराबर होगा। पीएच कितना है यहाँ पर 11,
तो POH कितना होगा यहाँ पर 3, तो PKB का वैल्यू भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी और मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर आप ग्राफ को समझ पाते तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर से, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, राउल्स लॉ कॉन्सेप्ट इसमें आपको दिया है। बोला है लिक्विड A एंड B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ A एंड B at 25 degrees Celsius. Two such solution with 0.25 and 0.5 mole fraction of A have the total vapor pressure 0.3 and 0.4 bar respectively. What is the vapor pressure of pure liquid B in bar? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली मार्क्स आपको मिल रहे थे। तो आपको दो डिफरेंट कंडीशन दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन में बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है 0.25 एंड सेकंड कंडीशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना गिवन है 0.5, राइट। और बोला है यहाँ पे P टोटल 0.3 बार एंड सेकंड कंडीशन में P टोटल गिवन है कितना 0.4 बार रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A? तो यहाँ पे सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग P टोटल क्या होता है PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के बराबर। तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में आप टोटल प्रेशर आपको गिवन है। अगर यहाँ पे A का मोल फ्रैक्शन 0.25 है तो B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.75। तो दो इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना है 0.3 इक्वल टू PA नॉट XA कितना 0.25 प्लस PB नॉट आपको बताना है इनटू XB कितना है 0.75, राइट। अगर यहाँ पे A का 0.25 है तो B का कितना होगा 0.75। सेकेंड आपको गिवन है टोटल प्रेशर 0.4, PA नॉट इनटू कितना है ये 0.5 प्लस PB नॉट इनटू B का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5, राइट। अब यहाँ से आपको केवल PB नॉट बताना है, तो PA नॉट को हटा दीजिए। कैंसिल करने के लिए यहाँ पे इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सॉरी फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.6 इक्वल टू 0.5 PA नॉट प्लस 1.5 PB नॉट एंड सेकंड इक्वेशन 0.4 इक्वल टू 0.5 PA नॉट प्लस 0.5 PB नॉट। तो यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा 0.2 इक्वल टू PB नॉट। तो PB नॉट का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 0.2 के बराबर। तो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, गिवन आपको the figure below is the plot of potential energy versus internuclear distance of H2 molecule in the electronic ground state। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है ग्राउंड स्टेट में। what is the value of the net potential energy E naught for D equal to D naught at which the electron repulsion and the nucleus repulsion energy are absent। as reference the potential energy of hydrogen atom is taken as 0 when its electron and the nucleus are infinitely far apart। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है और ये दो एटम एक दूसरे से फार अपार्ट है, बहुत दूर है, तो उस कंडीशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो दो हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी, अब बिकॉज आपको ये फार अपार्ट बोला है तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो हम एक एटम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है वो किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करना है, और बोला है हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम ग्राउंड स्टेट में, तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालते हैं K Q1 Q2 अपॉन R के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है ग्राउंड स्टेट में है n इक्वल टू 1 में, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा R1 के बराबर और रेडियस के बराबर होगा, राइट। तो एक एटम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा K का वैल्यू कितना 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा ये 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। तो मीटर में चेंज करेंगे, n का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1 हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो ये कितना होगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपको एक एटम का पोटेंशियल एनर्जी आपको किसमें मिलेगा जूल में मिलेगा। आपको जो पोटेंशियल एनर्जी बताना है वो इन दो एटम का बताना है जो इतना डिस्टेंस पर है जिनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा
टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का सम यानी 2pe, राइट, जूल में, राइट। अब आपको किलो जूल में बताना है। यस, किलो जूल में बताने के लिए आपको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और Na से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करें और Na से मल्टीप्लाई करें तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन किलो जूल पर मोल मिल जाएगा। सो मल्टीप्लाई कीजिए 2 into 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 38 upon 0.529 into 10 to the power minus 10 into 1000 into Na। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपको मिल जाएगा 5246.5 किलो जूल के बराबर, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री से गिवन है, तो क्वेश्चन स्लाइटली इजी लेवल का है। अगर आपने थोड़ा सा सोचा है तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। बोला है टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसेटिराइड बाय रिडक्शन ऑफ कॉक। कैसेटिराइड मींस SnO2। यूज द डेटा गिवन बिलो टू डिटरमाइन द मिनिमम टेंपरेचर एट व्हिच द रिडक्शन ऑफ कैसेटिराइड बाय कॉक वुड टेक प्लेस। तो आपको यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंट यहाँ पे कंपाउंड का दे रखा है और एंट्रोपी भी यहाँ पे दे रखा है। तो अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे रिएक्शन क्या होगी, SnO2 प्लस कार्बन की रिएक्शन से क्या बनेगा यहाँ पर Sn प्लस CO2। तो ये रिएक्शन आपको बनने वाली है। तो अभी आपको यहाँ मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो अगर हम इक्विलिब्रियम के लिए बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी क्या होता है, 0। तो अगर डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 होगा तो उसे जस्ट अबाउट टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो आपको वो टेम्परेचर बताना है जिस पर इसका रिडक्शन हो जाए, यानी ये रिएक्शन जिस टेम्परेचर पे जस्ट स्पॉन्टेनियस होगी वो हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, वो टेम्परेचर निकाल लेते हैं जिस पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक रह सकती है, उससे जस्ट ऊपर ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, राइट। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम होगा डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो डेल्टा एच किसके बराबर, टी के बराबर, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। तो टी क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, राइट। तो ये कंडीशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करें कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो किसकी गिवन है, डेल्टा एच और डेल्टा एस की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अभी यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो डेल्टा एच और डेल्टा एस है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो किसी भी टेम्परेचर पे आप इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी वही वैल्यू आप इस टेम्परेचर पे भी ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड गिवन होने से यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जस्ट यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा एस आप रिएक्शन का निकाल लीजिए तो यहाँ पे टी आपको मिल जाएगा। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। अब जो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 0। तो कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में है, Sn स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SnO2। तो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -394 आपको गिवन है, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट SnO2 आपको गिवन है -581, राइट। तो इनके डिफरेंस से आपको यहाँ पे एंथैल्पी मिल जाएगा 187, जो यूनिट गिवन है वो किलो जूल दे रखा है। तो 187 किलो जूल। और एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का एंट्रोपी और रिएक्टेंट सभी आपको गिवन है। इनका एंट्रोपी आपको कितना गिवन है, 52 प्लस CO2 का एंट्रोपी आपको गिवन है कितना, 210 माइनस कार्बन का एंट्रोपी कितना गिवन है, 6 प्लस SnO2 का 56। तो डिफरेंस लेंगे तो आपको मिल जाएगा 200 जूल। तो डेल्टा एस आपको पता है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको पता है, तो टेम्परेचर निकाल लीजिए। टेम्परेचर कितना होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस किलो जूल में है तो 187 into 1000 जूल अपॉन 200। तो ये टेम्परेचर आपको मिल जाएगा कितना, 935 केल्विन। तो ये वो टेम्परेचर होगा जिस पर ये रिएक्शन जस्ट स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, राइट। लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट से गिवन है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और सॉल्यूशन क्या है उसको भी समझ लेते हैं। गिवन है एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.05 मोलर Zn2+ इज सैचुरेटेड विद 0.1 मोलर H2S। What is the minimum molar concentration of H+ required to prevent the precipitation of zinc sulfide? तो आपको गिवन है KSP of zinc sulfide 1.25 into 10 raised to power minus 22 and K दे रखा है H2S का, K1 K2 का प्रोडक्ट कितना 10 raised to power minus 21। ठीक है। अब आपको बोला गया यहाँ पे मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ H+ आपको देखना है। तो जब Zn
S यहाँ पे डिसोशिएट हो रहा होगा तो Zn2 प्लस S2 माइनस एक्वस फॉर्म में यहाँ पर बन रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर H+ का मिनिमम कंसंट्रेशन कितना हो कि यहाँ पे ये जस्ट प्रेसिपिटेट हो, मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। तो यहाँ पे सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कितना हो कि इसका प्रेसिपिटेशन ना हो, पहले तो वो हम देख लें, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो Ip का वैल्यू अगर Ksp के बराबर होता है तो वो कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम वाली होती है। तो आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रोकना है तो कितना यहाँ पे कंसंट्रेशन रख सकते हैं, मैक्सिमम जितना इक्विलिब्रियम वाला हो। इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में, और प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहाँ पे Zn2 प्लस इंटू सल्फाइड आयन के प्रोडक्ट किसके बराबर, Ksp के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट प्रेसिपिटेशन रुका रहेगा। तो जिंक 2+ का कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.05, इससे मिलेगा आपको सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻²2। तो यहां से आपको सल्फाइड आयन कितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए, 1.25 इंटू 10⁻²2 अपॉन 0.05 मींस 25 इंटू 10⁻²2 मोलर यहाँ पर सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन होना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अब इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग H2S इक्विलिब्रियम में कितना H+ होना चाहिए। H2S जब डिसोशिएट हो रहा होगा तो 2H+ प्लस S2 माइनस बन रहा होगा, तो इसके लिए K1 और K2 का प्रोडक्ट आपको गिवन है कितना, 10⁻21। तो अगर यहाँ पे सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन इतना है तो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए कितना H+ होगा। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यहाँ पर साथ साथ भी हैं, ठीक है। तो इतना सल्फाइड आयन के लिए कितना H+ होगा, अगर वो आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि कितना H+ यहाँ पर इसके प्रेसिपिटेशन को जस्ट प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसका K क्या होगा, H+² इंटू सल्फाइड आयन अपॉन H2S। तो H+ का कंसंट्रेशन आपको बताना है। तो H+² किसके बराबर, K इंटू H2S अपॉन S2 माइनस, तो K का वैल्यू कितना है 10⁻21 इंटू H2S का कंसंट्रेशन कितना गिवन है आपको 0.1 मोलर, और सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कितना है 25 इंटू 10⁻22। तो H+² इसके बराबर होगा। तो ये 10⁻22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H+ कितना बच जाएगा यहाँ पे 1/5 मोलर या 0.2 मोलर अगर H+ का कंसंट्रेशन होगा तो आप यहाँ पे इसके प्रेसिपिटेशन को जस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आंसर कितना है आपका 0.2 मोलर।